अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट की मृदा में क्या अभिक्रिया होगी वो देखिए। तीसरा, मृदा में अभिक्रिया, मृदा में अभिक्रिया। अपना चल रहा है अध्याय 8। अध्याय 8 देखिए मैंने पहला मृदा में अमोनियम सल्फेट डालने पर शीघ्र, पहला देखिए मृदा में अमोनियम सल्फेट डालने पर शीघ्र ही NH4+ शीघ्र ही NH4+ तथा SO4 माइनस में परिवर्तित या विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? मृदा में अमोनियम सल्फेट डालने पर शीघ्र ही ये NH4+ में, ठीक है, और आपके SO4 माइनस के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। आगे लिखिए, जैसे आपके इसका अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या था? NH4 का होल ट्वाइस SO4, यही था। तो अब देखो इसको खोल करके अपन लिख लेते हैं, या आपके NH4 SO4 और NH4 ये आपको पता होगा कि जब भी NH4 बनता है तो उसके ऊपर एक धनात्मक आवेश होता है, जिसे दूसरा आने वाला जो ऋणायन है वो उसे क्या करता है? संतुलित कर देता है। जैसे आपके यहाँ पर SO4 माइनस है, वो दो NH4 के अणुओं से अभिक्रिया करता है और आपके क्या करता है? NH4 को उदासीन कर देता है, मतलब इसके अंदर कोई आवेश यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा? देखिए आपके यहाँ से जब ये बंध टूटेगा तो इस बंध के टूटने के बाद में यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस इसके ऊपर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भी वापस से इसी के ऊपर चला जाएगा। तो आप लोगों के क्या होगा कि NH4 जो है, जो आपके NH4 जो है इसके ऊपर एक तो धनात्मक आवेश आ जाएगा, हर NH4 के ऊपर धनात्मक आवेश आएगा, चाहे आप लोग कितने भी लो सभी के ऊपर धनात्मक आवेश आएगा। प्लस आपके SO4 जो है, कितने NH4+ आएंगे इसमें से? 2, कितने आएंगे? 2 आएंगे ना, तो 2 माइनस आएगा, तो -2 पहली अभिक्रिया दी होगी, दूसरी लिखिए। इसके अमोनियम आयन मृदा क्लोराइड पर अधिष्ठित हो जाते हैं। देखिए इसके अमोनियम आयन मृदा कोलाइड की सतह पर अधिशोषित
की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखिए बाद में क्या हुआ कि आपके इसमें से NH4 जो आयन जो है ना NH4 प्लस आयन ये किस पर अधिशोषित हो जाएंगे, आपके मृदा की सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे या मृदा क्लोराइड की सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे। तो देखो ये आपका क्या है, मृदा क्लोराइड, ये आपका क्या है, मृदा क्लोराइड है। इसके ऊपर आपके कैल्शियम के 2 आयन उपस्थित है। ये किससे विक्रिया कर रहा है, बाद में विक्रिया नहीं, पहले समझो। ये 2NH4 प्लस से विक्रिया कर रहा है, इससे विक्रिया कर रहा है 2NH4 प्लस से आपके विक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से क्या होगा 2 कैल्शियम आयन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये NH4 प्लस जो है ना ये आपकी मृदा की सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे NH4 प्लस, और ये आपका क्या है, मृदा क्लोराइड। क्या ये आपका मृदा क्लोराइड और प्लस आपके यहाँ से Ca2 प्लस आएगा, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आपके बाहर निकल जाएगा। और आपके यहाँ देखिएगा बच्चों, ये इस तरीके से लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखिएगा। दूसरी एक और बता देता हूँ कि जो आपके बुक के अंदर दे रखी है, बुक के अंदर सीधी की सीधी क्या कर रखा है कि आपके इसी से विक्रिया करवा रखा है, तो इससे विक्रिया करवा करके आपको यही प्राप्त होगा, बस CaSO4 आपके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये कर रखा है। तो देखो आगे बुक की भी देख लो, Ca2 प्लस आपकी ये मृदा क्लोराइड है, मृदा क्लोराइड प्लस आपके यहाँ से क्या करोगे, ये फॉर्मूला उठाओ NH4 का NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अब क्या करोगे, NH4 का होल ट्वाइस SO4 आ गया ना, तो अब इसको यहां से करोगे, इसको तोड़ो तो 2Na प्लस में टूट जाएगा। कितने में टूटेगा, 2Na प्लस में ये टूटता है, ठीक है। 2NH4 हाँ आपने NH4 बोला क्या मैंने, हाँ चलो ठीक है। NH4 प्लस क्या टूटेगा, तो देखो ये देखो ये मृदा क्लोराइड है। अब ये मृदा क्लोराइड क्या करेगा, आपका NH4 जो है ना इसके ऊपर अधिशोषित हो जाएगा। कब होगा कि जब यहाँ से कैल्शियम आयन को बाहर निकाल देगा, तो क्या करेगा ये कैल्शियम आयन को बाहर निकाल दिया और ये NH4 प्लस और NH4 प्लस के रूप में अधिशोषित हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से SO4 जो है ये SO4 2 माइनस के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकलता है। तो अब ये कैल्शियम आयन जो है वो इससे भी क्या करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो ये SO4 इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसको देगा, कैल्शियम आयन को। भाई बात बना ले, आजा CaSO4 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मृदा की सतह पर अवक्षेपित हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा। अब तीसरे में आपने क्या दिया हुआ है कि आपका बच्चा 2NH4 जो NH4 प्लस जो है ये क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करेगा। किसके साथ में विक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा, इसमें नाइट्रेट आपका बनेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे नाइट्रीकरण हो जाएगा NH4 प्लस का, जिससे क्या करते हैं पौधे सीधाईकरण कर लेते हैं। तो देखिए आपके इसमें लिखिए NH4 प्लस नाइट्रीकरण द्वारा NH4 प्लस नाइट्रीकरण द्वारा मृदा में नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अब अभी के लिए क्या होगी, ये भी देख लो। आपके 2NH4 प्लस जो है ये किससे विक्रिया करेगा, 3O2 से। किससे विक्रिया करेगा भैया, 3O2 से। किसकी उपस्थिति में, ये नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में। नाइट्रोसोमोनास किसकी उपस्थिति में करेगा बच्चों, नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेगा। अब नाइट्रोसोमोनास की अभिक्रिया उपस्थिति में करेगा तो ये क्या बनाता है, 2NO2। क्या बनाता है आपके 2NO2।
और ध्यान रखिएगा इसके अंदर जल बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे अब जल कैसे बनेगा, आपके N, ये N 2 आ गए, ऑक्सीजन कितनी खपत हो गई, 2 तो 4, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन थी, 4 ऑक्सीजन की खपत हो चुकी है, बाकी बची कितनी ऑक्सीजन अनुपात में 2, मात्र कितनी बची, 2 बची ना। अब 2 का क्या कर दो, 2 का, इसका मतलब ये है कि अपने को 2 ऑक्सीजन बची तो 2 जल के अणु इसका बाहर निकालने हैं, तो कितना बचा आपका हाइड्रोजन, कितने चाहिए, 4। क्या 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है क्या, है, तो क्या करोगे यहाँ पर 2H2O प्लस, क्या निकालोगे यहाँ पर 2H2O प्लस, ठीक है। अब बचे कितने आपके यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बचे, तो 4 H+ साइड बाहर निकल जाएंगे, 4 H+ साइड आपके बाहर निकल जाएंगे। अब वापस से जो आपके 2 ये माइनस हो गया, 2NO2 माइनस जो है ये वही किससे क्लियर करेगी, ऑक्सीजन से। अब देखो 2 अणु है, 2 ऑक्सीजन सीधे सीधा और किसकी उपस्थिति में करेगी, नाइट्रो वेक्टर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में नाइट्रो वेक्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी। तो अभिक्रिया करके सीधी सीधी 2 ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ जाएगी, आपके नाइट्रोजन से, ठीक है। चलो जोड़ दो, 2NO3 क्या बन जाएगा, ये आपके 2NO3 जो क्या है आपका नाइट्रेट है, क्या है आपका, क्यों का भाई, बिल्कुल सर, विकास 2 और दोनों को याद रखना। ये नाइट्रेट बनेगा बेटा, जहाँ क्या बनेगा, नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट आपका बन चुका है और इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण करेंगे, डायरेक्ट आपके पादपों द्वारा ग्रहण किया जाएगा। किसके द्वारा, पादपों द्वारा इसको क्या किया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है। उदाहरण ले सब विग्रह को। चलिए बेटा आगे लिखिए, फसलों पर प्रभाव, चौथा इसका है फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव कि इसका फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला लिखिए, देखो बेटा, एक जहां भी आपका NH4+ आयन आया है तो सीधा आपको एक ऐसे प्रभाव या गुण जो है वो सीधा सीधा एक गुण आपको फिक्स हो चुका है। क्या फिक्स हो चुका है कि NH4+ आयन जो है तो जो धान की फसल जो है इसे डायरेक्ट ग्रहण करती है। ये तो आपको लिखना ही है, तो लिख लो इसको, धान की फसल NH4+ आयन को सीधे ही ग्रहण करती है, सीधे ही ग्रहण करती है, सीधे ही ग्रहण करती है। आगे लिखिए दूसरा, आगे लिखिए दूसरा, NO3- को फसल आपके NO3 बनी थी नाइट्रेट लास्ट में, तो लिखिए NO3- को फसल आसानी से ग्रहण करती है, आसानी से ग्रहण करती है। अरे बेटा तुम लोग मानता नहीं है, तो अच्छा तू यही का ये क्या, अच्छा चलो ठीक है बेटा, तो पहले बोल जाता है आसानी से ग्रहण करती है, ठीक है। तीसरा आपको मैंने लास्ट में ये बताया, यहाँ पर NO3- नाइट्रेट पादपों द्वारा क्या कर दी जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है। तीसरा लिखिए यहाँ पर
इसका प्रयोग खड़ी फसल में इसका प्रयोग खड़ी फसल में क्या बोल रहे हो भाई, कुछ बोल रहे हैं? इसका प्रयोग खड़ी फसल में किया जाता है। इसका प्रयोग खड़ी फसल में किया जाता है। ये तो आपको पता होगा किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हाँ जी, चौथा, नाइट्रोजन की मात्रा 0.6% तथा नाइट्रोजन की मात्रा 0.6% तथा गंधक का मतलब क्या होता है आपके सल्फर की मात्रा 24%। इसके अंदर आपके नाइट्रोजन की मात्रा बच्चों 0.6% पाई जाती है, जबकि आपके सल्फर जो है इसकी मात्रा कितने परसेंट मिलती है इसमें? 24%। कितने परसेंट मिलती है? 24% आप लोगों को इसमें मिलती है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें फसलों को सीधे प्राप्त होती है। पांचवा, फसलों को शीघ्र प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है बच्चों? ये फसलों को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों के इसके प्रभाव कंप्लीट हो गए। किसके? अमोनियम सल्फेट के। किसके? डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट को रासायनिक सूत्र देखा ना, इन लगा। चलो लिखिए आगे डाई अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र बताऊंगा मैं। रासायनिक सूत्र लिखिए, इसमें आपका NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, ये आपके डाई अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब लिखिए सबसे पहले इसमें इसे DAP कहते हैं। पहला पॉइंट इसको इंपॉर्टेंट लिखिए, इसे नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, DAP। देखिए फुल फॉर्म देखिए, D का मतलब डाई, A का मतलब अमोनियम और P का मतलब फास्फेट, जिसके अंदर फास्फोरस नाइट्रोजन भी मिलती है और साथ के साथ उसमें क्या मिल जाती है? फास्फोरस भी मिलती है। क्या कहलाता है? डाई अमोनियम फास्फेट आप लोगों को कहलाता है DAP। ज्यादा इसका भी यूज करते हैं, यूरिया के बाद में शायद सेकंड यूज इसका ये DAP है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें अब ये बनता कैसे, पहले ये चीज सुन लो। अब ये बनेगा कैसे? देखो बेटा, आप लोगों के अमोनियम जो है, क्या है आपका अमोनियम जो है, इसकी फास्फेट से क्रिया करवा दो आप लोग, इसी किससे क्रिया करा दो? फास्फेट से क्रिया करा दो, तो आपका क्या बन जाता है? डाई अमोनियम फास्फेट आपका, और डाई अमोनियम फास्फेट आपका बनता है, ठीक है। बस यही है इसका, सीधी सीधी आपको क्या करनी है कि अमोनिया की अभिक्रिया या अमोनियम आयन की अभिक्रिया फास्फेट से करवानी है, तो आपका डाई अमोनियम फास्फेट बनता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, इसे फास्फोरिक अम्ल की, इसे फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया पर करने पर
अमोनिया पर कराने पर क्या बनता है आपके डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट बनता है। देखो बच्चों, अब फास्फोरिक अम्ल, एक शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसे फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया पर कराने पर, नहीं समझ में आई? अरे भाई, इसका मतलब ये है कि जब आप फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हो तो आपका क्या बनता है? डाई अमोनियम फास्फेट बनता है। ये है इसका आप भी नहीं समझे? वो तो समझ में आ गया, पर लिखा ना हो। अच्छा, लिखा है वो नहीं है, चलो इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ना, या लिख लीजिए इसमें लिखो फास्फोरिक अम्ल की, चेंज कर देते हैं अपने आप में, फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर डीएपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? डीएपी का। समझ में आई? चलो ठीक है बेटा जी, अभिक्रिया लिख लो। अभिक्रिया आपकी बुक में नहीं है, अब आप ये सोचेंगे क्या नाम पता क्या हो, तो देखो आपके जो डीएपी जो है इसका ये शब्द है आपके फास्फोरिक अम्ल। किस क्या है? फास्फोरिक अम्ल। तो देखो बेटा, एक सूत्र लिखा है मैंने HPO4, मुझे फास्फोरिक अम्ल का सूत्र नहीं आता, तो अब मुझे क्या करना है? देखो ये देख लेना है, HPO4 है, क्या करोगे? आपके यहां से लोगे H2PO4 लोगे, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना यहां पर नाम क्या है आपका? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, तो मतलब एक हाइड्रोजन आयन बड़ा है, तो इसका मतलब आपके इसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन पड़ेगा, इसका मतलब इसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो ये बढ़ गया। अब आपके अमोनिया NH3, क्या बनी आपके अमोनिया NH3, तो भैया क्या करोगे? यहां अमोनिया के कितने आयन लोगे आप लोग? कितने आयन लोगे? अमोनिया के 2 आयन लोगे ना, क्योंकि वहां पर आपके HPO4 H3, बेटा ये सुनो, H3 होगा भैया आपका। क्यों होगा? देखो अनुमान लगाओ कि H3 कब होगा? जब यहां से 2 निकलेंगे तो 2 इसके अंदर जुड़ेंगे, किसके अंदर? जब आपके 2 ये होगा, लगा लो अनुमान, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपके? यहां से बनेगा NH4 का होल ट्वाइस HPO4। अब देखो हाइड्रोजन कितने थे पहले? 3 थे पहले इसमें, अब 2 हाइड्रोजन यहां से कट गए इसके अंदर, अमोनिया के अंदर, तो अमोनिया आयन बना दिया, और अमोनिया आयन बन करके आपका क्या बन गया? डाई अमोनियम फास्फेट। उदाहरण अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ऑनलाइन वाले बच्चे को बता देना भैया। बता लिया? चलिए संगठन, पहला पॉइंट है इसका संगठन। इसमें लिखिए पहला, नमी की
अधिकतम मात्रा, नमी की अधिकतम मात्रा, बेटा ये सभी में क्या आ रही है 1.0 आ रही है, सभी उर्वरकों में 1.0 आती है, तो 1.0 ही आपको लिखना है, रटे लेना, इसको याद कर लेना, बराबर 1.0%, 1.0%, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट प्रतिशतता दूसरा लिखो, अमोनियम नाइट्रेट प्रतिशतता, अमोनियम नाइट्रेट प्रतिशतता 18.0%, कितने परसेंट मिलता है 18.0%। तीसरा लिखिए इसमें फास्फोरस प्रतिशतता, फास्फोरस परसेंटेज, अब फास्फोरस कितनी मिलेगी इसमें बेटा ये मेन इसका ये फास्फोरस के लिए होता है, तो 46.0%, 46.0% मेन फास्फोरस के लिए होता है ये, तो 46.0% इसके अंदर क्या मिलती है फास्फोरस मिलती है। और जल में मिले फास्फोरस, जल में मिले फास्फोरस परसेंटेज, जल में मिले फास्फोरस परसेंटेज बच्चों इसका कितना होता है 41.0%, कितना होता है 41.0%। चले आगे, गुण, गुण लिखिए, पहला गुण है दानेदार होता है, दानेदार होता है। दूसरा गुण है, मैंने क्या लिखा है जल में मिले, क्या लिखा है जल में मिले, तो क्या होगा ये जल में मिले होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। तीसरा देखो बेटा, यहां पे क्या था आपके नाइट्रेट और यहां पे क्या है फास्फोरस, तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल रहे हैं, तो लिखो नाइट्रोजन का फास्फोरस दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। चौथा लिख लीजिए इसमें बहुत कम, बहुत कम आर्द्रताग्राही, बहुत कम आर्द्रताग्राही होता है, मतलब ये नमी जल्दी से ग्रहण नहीं करता, ये जो है आपके डीएपी जो है ये जल्दी से नमी ग्रहण आपके नहीं करता है, ठीक है। उतारो इसको बेटा, आगे लिखिए मृदा में अभिक्रिया, मृदा में अभिक्रिया तीसरा पॉइंट, अब इसमें मृदा में अभिक्रिया, मृदा में अभिक्रिया, पहला लिखिए इसमें नम व शुष्क, नम व शुष्क दोनों प्रकार की, नम व शुष्क दोनों प्रकार की मृदाओं में, मृदाओं में उपयोगी, मतलब इसको नमी युक्त मृदा में
और क्या नाम से शुष्क मृदा में भी आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में हल्की, मध्य, हल्की, मध्य तथा भारी मृदाओं में उपयोगी हल्की, मध्य तथा भारी मृदाओं में उपयोगी, मतलब इसे हल्की मृदा, मध्य और भारी, मतलब हर प्रकार की मृदाओं में आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट केस में लिखिए तीसरा, इसमें इसे मृदा में डालने पर NH4 प्लस आयन मृदा की सतह पर अवशोषित या अधिशोषित हो जाते हैं तथा H3O4 माइनस तथा H3O4 माइनस क्या होता है, धीरे धीरे मृदा में घुल जाता है। क्या हो जाता है, धीरे धीरे मृदा में घुल जाता है। धीरे धीरे मृदा में घुलकर धीरे धीरे मृदा में घुलकर नीचे पहुंचता है, नीचे पहुंचता है। कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, ये धीरे धीरे मृदा में घुलकर मृदा के निचले संस्करण में ज्यादा रहता है, जड़ों तक पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट केस में लास्ट इसका और आज का भी लिखिए, मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालता है, मृदा पर अम्लीय प्रभाव, मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालता है। कौन सा प्रभाव डालता है बच्चों, ये मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालता है। ठीक है भैया। चलो लास्ट लेवल इसका फसलों पर प्रभाव, छोटा सा ये फसलों पर प्रभाव, इसके आगे आने वाला फिर कल पढ़ लेंगे अपन। फसलों पर प्रभाव लिखिए, देखो बच्चों फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हो कि जहां भी आपके अमोनिया जो है वो क्या होगी, उत्पन्न होगी, अब अमोनियम आयन आपका बनेगा, वहां पर गर्मी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसका प्रभाव जो अंकुरित होते हुए जो पौधे होंगे उन पर ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो लिख लीजिए इसका प्रयोग क्षारीय मृदाओं में करने पर मुक्त हुई NH4 प्लस आयन बीजों के अंकुरण को रोक देते हैं,
या क्या कर देंगे उन्हें जला देते हैं, या उन्हें क्या कर देंगे जला देते हैं, ये प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसमें लिखिए इसका प्रयोग, तो इससे बचने के लिए क्या होगा, इसका प्रयोग बुआई से पूर्व करते हैं, बुआई से पूर्व करते हैं। क्या कब करोगे बच्चों इसका प्रयोग, इसका प्रयोग आप लोग बुआई से पूर्व करोगे, और जब बुआई से पूर्व जब इसका प्रयोग करोगे तब तक बुआई होगी, तब तक ये अमोनियम आयन इसका किस पर अधिशोषित हो चुके होंगे, मृदा पर, फिर इसका मैं ये जो बीजों के अंकुरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,